रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में, इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। हेमंत सोरेन के बारे में वैसे सारे बात कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के माध्यम से जो सबसे अधिक कष्ट में प्राणी दिख रहा है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन्स को नकारना हेमंत सोरेन से ही सीखा था। उन्होंने देखा कि हेमंत सोरेन ने 9 बार ईडी का समन नकार दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी नकारते हैं। जब हेमंत सोरेन का ही कुछ नहीं कर पा रही ईडी, तो हमारा क्या करेगी। लेकिन हेमंत सोरेन तो गायब हो गए, गायब हुआ मुख्यमंत्री, ये एक नई बात आ गई। अब क्या अरविंद केजरीवाल भी गायब होंगे? लोग कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री फरार है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कई बार कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें खून से चलती हैं, तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री फरार है। लेकिन आपको क्या याद दिलाऊं कि एक कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार का वो 21 दिन तक फरार रहा था, उसके बाद जाके गिरफ्तार हुआ था और कैबिनेट मंत्री रहते हुए उसे इस्तीफ़ा लिया गया था और इस्तीफ़ा लेने के कुछ महीनों बाद उसको दोबारा कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था और वो कोयला मंत्री हुआ करता था। उसका नाम बताऊं आपको? उसका नाम शिबू सोरेन, यानी हेमंत सोरेन जी के पिताजी, जिसको कहते हैं ना इट ऑल रन्स इन द ब्लड। अब बात हो रही है हेमंत सोरेन की, तो भाई ये भी हो रही है कि भाई क्यों फरार हैं। वो फरार हैं, ईडी उनके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनको लोकपाल द्वारा भी कई सारे सम्मन भेजे जा चुके हैं। लोकपाल द्वारा उनको सम्मन क्यों भेजे गए हैं? क्योंकि हमारे निशिकांत दुबे जी जानते हैं ना आप, जिन्होंने हमारे मोहित्रा को निकलवा दिया लोकसभा से। निशिकांत जी, आपकी आदतें बड़ी ख़राब हैं। आप जो है वो बहुत महान लोगों को इस प्रकार से तंग करते रहेंगे, तो आप बताइए कि बाबा बैद्यनाथ जो है वो फिर आपको क्या कहेंगे। बाबा बैद्यनाथ भी तो आपको देख रहे हैं ना, ऐसे मत करिए। आपने हमारी इतनी बढ़िया नेत्री महुआ जैसी, उनको आपने निकलवा दिया और अब आप हमारे हेमंत सोरेन जी के पीछे पड़ गए। हेमंत सोरेन जी फरार हैं, ठीक है। क्यों फरार है? क्योंकि ईडी जो है वो उनकी बेनामी संपत्तियों के बारे में जांच कर रही। अब आप ये देखिए कि ये जो पूरा, जो मुझे लग रहा है कि ये पूरा परिवार है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में तो लिप्त रहा ही रहा है। मैंने अभी आपको शिबू सोरेन जी की किस्से कहानी सुना है। शिबू सोरेन जी के किस्से कहानी बहुत लंबे चौड़े चलते हैं। शिबू सोरेन जी के आपको ध्यान होगा कि नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए जो पैसे लिए गए थे, उस मामले में भी वो पकड़े गए थे और उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए थे और उस आरोप में बड़े लंबे चौड़े जो भी किस्से कहानी चले थे, लेकिन उसमें वो बच गए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कि जो कार्य जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुए हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें पार्लियामेंट ही उसका कॉग्निजेंस ले सकती है। पार्लियामेंट ने नहीं लिया क्योंकि शिबू सोरेन जी के कारण ही तो नरसिम्हा राव की सरकार बची थी। अब शिबू सोरेन जी के विरुद्ध कैसे कैसे आरोप थे, जिस आरोप में वो गिरफ्तार हुए थे और उनको रिज़ाइन करना पड़ा था कोयला मंत्रालय से, वो मर्डर चार्ज था, हत्या का। और वो हत्या भी कैसी हुई थी? वो कहते हैं कि कोई ट्राइबल्स में और मुस्लिम्स में कोई संघर्ष हुआ था 1975 में और उसमें 10 लोग मारे गए थे, जिसमें से 9 मुसलमान थे। उसमें उनका नाम आया था। ऐसा ही नहीं, ये जो पूरा कांड हुआ था नरसिम्हा राव की सरकार बचाने वाला,
1994 की बात है ये। उस नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए जो पैसे लिए गए, उसका जो चश्मदीद गवाह था और सारा इनका जो भेद रखता था, वो शशिकांत झा करके इनका एक प्राइवेट सेक्रेटरी था। उसने इनसे हिस्सा मांगा कि मेरे को भी हिस्सा चाहिए इसमें। शिबू सोरेन की बात कर रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। मैं कोई रेसिस्ट थ्योरी का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन संस्कार तो आते हैं ना। तो हेमंत सोरेन जी यदि भागे भागे घूम रहे हैं तो संस्कार कहाँ से आए, ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो वो शशिकांत झा या शशि शेखर झा, जो भी झा साहब थे, तो झा साहब का अपहरण कर लिया गया दिल्ली से, और झा साहब का दिल्ली से अपहरण करके उनको रांची ले जाया गया, जहां उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में भी वो पकड़े गए और इस मामले में भी वो छूट गए। तो 3 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और तीनों बार वो मुख्यमंत्री पद से हटने पर विवश हुए। एक बार तो 10 दिन के लिए रहे, एक बार साल भर से कुछ दिन के कम रहे, एक बार और कुछ दिनों के लिए रहे। एक बार तो भाई साहब जो थे वो मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन जी, गुरुजी बोलते थे उनको, सब गुरुजी बोलते थे। तो गुरुजी जो थे हेमंत सोरेन के पिताजी, एक बार तो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए। ये भी एक रिकॉर्ड है। उससे पहले ये रिकॉर्ड एक त्रिभुवन नारायण सिंह जी हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। संवित सरकार आपको याद हो, संयुक्त विधायक दल की सरकार चला करती थी, उसमें वो होते थे मुख्यमंत्री। तो वो एमएलसी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने शिवैलरी जिसको कहते हैं ना, वो दिखाई और कहा कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे। और उनको चुनाव हराने के लिए इंदिरा गांधी स्वयं उनके विरुद्ध कैंपेन करने आई, वो चुनाव हार गए त्रिभुवन नारायण सिंह जी। आजकल का मामला होता तो बात अलग हो जाती। अब 2004 में मनमोहन सिंह ने उनको रिज़ाइन करने के लिए कह दिया, और ये बात है संभवतः जुलाई की। और उसके बाद वो अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद में करीब महीने भर तक जुडिशल कस्टडी में रहे। जुडिशल कस्टडी के बाद फिर वो बाहर निकल आए, और उसके बाद फिर वहाँ पर चुनाव होने थे झारखंड में। तो झारखंड में उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में कांग्रेस को एक गठजोड़ बनाना था, तो उसके लिए गुरुजी थे वो दोबारा बना दिए गए कोयला मंत्री। फिर शशि झा वाला केस हुआ, फिर उनको हटना पड़ा। तो गुरुजी का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, जो उनका इतिहास है, वो इसी प्रकार का है। और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात करते हैं, उनको गुरुजी की जो वैल्यूज़ हैं उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और उसके बाद भी गुरुजी लगातार चुने जाते रहे। अब हेमंत सोरेन जी जो हैं, वो गुरुजी से कुछ नहीं सीखे। कम से कम इतना तो सीख जाते कि भैया भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है। अपने पिताजी की गलतियों से सीख जाते। उनके पिताजी भी अपना ट्रैक कभी कवर नहीं कर पाए, और इन्होंने भी ऐसी 82 ऐसी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बनाई जो इन्होंने कहीं डिक्लेयर नहीं की। कहते हैं कि इनकम टैक्स में भी डिक्लेयर नहीं की, और बताते हैं कि जो इनका लगता है जब एफिडेविट, आप जानते हैं ना कि जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में एफिडेविट देना होता है, अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होता है। तो उस संपत्ति का जो ब्यौरा दिया उसमें भी इन्होंने उसको घोषित नहीं किया। अब वो सारी संपत्तियां लेके निशिकांत दुबे जी पहुंच गए लोकपाल के यहाँ। आप जानते हैं लोकपाल की इंस्टीट्यूशन है, और लोकपाल की इंस्टीट्यूशन पर बाकायदा एफिडेविट लगता है। एफिडेविट लगा के निशिकांत दुबे ने पूरा केस लगाया, और उसके भी संबंध जो हैं वो हेमंत सोरेन जी ने अभी तक उत्तरित नहीं किए हैं। तो उस पर भी एक्स पार्टी कार्रवाई होने वाली है, और ये सदैव के लिए लगता है मुझे कि चुनाव से बाधित कर दिए जाएंगे, डिस्क्वालीफाई करा दिए जाएंगे। तो होनहार तो है। अब आप ये बताइए, कोई ऐसा करा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री होते हुए और अपने नाम, अपनी पत्नी के नाम पे माइंस का अलॉटमेंट करवा ले?
ये काम, ऐसा महान काम हेमंत सोरेन ही करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारे के सारे संस्कार जो है अपने पिताजी शिबू सोरेन से लिए हुए हैं। लेकिन आपने क्या कांग्रेस को कुछ कहते सुना? क्या आपने हमारे लुटियंस मीडिया को कुछ कहते सुना? क्या आपने हमारे पंचमक्कार तत्व को कुछ हेमंत सोरेन के बारे में कहते सुना? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि एक जनजातीय मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया जा रहा है। बताइए, ये वही हैं मुख्यमंत्री जो जाके एक कह रहे थे कि भाई हमारे शर्मा जो हैं वो एक, हम तो उनको हिंदू धर्म का अंग मानते हैं, कि नहीं इनको अलग रिलीजन डिक्लेयर करो। ये अलग रिलीजन डिक्लेयर कराने वाली बीमारी जो है ये कांग्रेसियों ने चलाई हुई है, और कांग्रेसी के साथ में रहेंगे तो इसी प्रकार का कुछ आएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई ये जो राम मंदिर वाले जो चमत्कार हैं, जो राम मंदिर की शरण में नहीं गए, जो भगवान राम की शरण में नहीं गए, और जिन्होंने पब्लिकली इसका राम मंदिर का और भगवान राम का तिरस्कार किया, उन सबका कार्यक्रम बहुत तेज़ी से निपट रहा है। लालू जी निपट गए, अखिलेश जी निपटाए हैं, इधर आप हेमंत सोरेन भी चले गए, और श्री राहुल गांधी इत्यादि, उनका तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। तो क्या माने इसको, बताइए? ये दैवी आपदा है या अपने आप बनाई हुई आपदा है? यह निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, और इसके बारे में आप लोग टिप्पणी करके हमें अवश्य बताएं कि आप इसको किस प्रकार की आपदा मानते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।